Hello everyone, welcome you all in our next lecture video of mole concept. राइट, लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज एंड ऑल, ये सब बेसिक और चार्ज निकालना हम लोगों ने सीख लिया था. राइट, और ये बेसिक्स का ही नेक्स्ट लेक्चर है. इस वीडियो के अंदर हम लोग मोल्स के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस की बातें करेंगे, मोल्स के बारे में बातें करेंगे. थोड़ा उससे पहले मोल्स के बारे में बातें करें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई मास ऑफ एटम, एक कोई एटम होता है उसका मास क्या होता है. ठीक है, इससे पहले देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी एक एटम की बात करूं, जो ये एटम बना हुआ है वो एटम किससे बना हुआ है. हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है. राइट, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं. मतलब लेकिन अगर मैं किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करूं तो 3 पार्टिकल्स निकल के आते हैं. क्या क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. गुड, आपको सबको पता है. इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. राइट, तो अब इन सब के बारे में थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई मान लेते कोई एटम है, उसका मास पूछा जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब देखो ऐसा सीन हो गया कि अगर एक पेन की बात करते हैं, अगर ये पेन की बात करते हैं कि पेन के ऊपर भाई ये उसकी एक कैप होती है और पेन की उस बॉडी भी होती है उस पेन की, और ऐसा बोल सकते हैं कि रिफिल होती है. ठीक है, इन 3 चीजों से मिलके बना हुआ है. ठीक है, अब अगर मैं पूछ जाऊं कि उस पेन का मास बताओ तो तुम लोग क्या कर लोगे, इस कैप का मास लिख लोगे, बॉडी का मास लिख लोगे, रिफिल का मास लिख लोगे और तीनों का ऐड कर दोगे. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन सबका मास क्या हो जाएगा, पेन का मास हो जाएगा. तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई एटम है उसका मास पूछूं मैं, तो तुम लोग क्या बताओगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन है उनका मास, प्लस जितने प्रोटॉन है उनका मास, और जितने न्यूट्रॉन है उनका मास. ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल कैसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम, अब क्या कर बोलोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स. अब देखो एक चीज समझ में आती है तुम लोगों को यहाँ पे कि भाई जो फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं उन्हीं का तो मास सबका ऐड, अगर सबका मास ऐड कर देंगे तो मास आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई C612 है, इसका मास की बात करते हैं. ठीक है, ये पता है अपने को. अब देखो C612 का मास का क्या हो जाएगा, अगर इसमें कार्बन में अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, ये तुम्हें पता है पहले से निकालना अपने को आता है कि अगर मैं तुम्हें प्रोटॉन्स की बात करूं तो कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है. न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो तुम्हें हमें ये भी पता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स. अगर ये नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो लास्ट लेक्चर वीडियो देख लेना, फर्स्ट लेक्चर वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट का, जहां पे चीजें मैंने बता रखी है. और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. और अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि मास ऑफ C612 तो तुम क्या बताओगे, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये मैं मास m बोल दूं, वैल्यू लिखना चाहूं तो पता है 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम. गॉट इट, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस अगेन 24 ग्राम. ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मास तो अपने को पता है पहले से. प्लस 6 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम. इसको अगर बोले तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है ग्राम के अंदर. ध्यान रखना. अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 24 है, 10 टू पावर माइनस 28 है. मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कम से कम 10,000 गुना है. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा कुछ है कि अगर तुम्हारे पास में एक तरफ 1 ग्राम है, दूसरी तरफ तुम्हारे पास में 10,000 ग्राम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो मास क्या आ जाएगा. अब यहां से हम लोग मास को क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों सेम है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम. बात समझ में आई क्या. और अब जो ये वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 ग्राम, इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 1 AMU. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट. राइट, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, तो तुम लोग बोल दोगे 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम. ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1 AMU की. क्या ये बात समझ में आई क्या यहां से. चलो तो अब देखो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई. ये बात समझ में आई कि हमने इलेक्ट्रॉन के मास को, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोगों ने इग्नोर किया है. गॉट इट. चलो अब अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी अगर एटम का मास पूछा जाए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें
8 ऑक्सीजन 16। इसका मास पूछा जाए तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना एक एटम है तो क्या आ जाएगा, हमें पता है कि भाई इसमें अगेन जो इसका एटॉमिक नंबर था वही आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें अगर फिर से बात करें 8 प्रोटॉन्स है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि बहुत कम होता है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और हमें ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या ऑलमोस्ट सेम होता है, इसी का हम लोगों ने वैल्यू को 1 AMU बोला था, तो ये क्या आ गया 16 AMU। अगर आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, अगर ऑक्सीजन है उसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो भी क्या आएगा 16 है। अब अगर तुम्हें ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई सल्फर है, कि व्हाट इज एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास का मतलब ध्यान रखना अगेन एक एटम का मास, तो तुम लोग क्या बता दोगे भाई सल्फर के अंदर 16 प्लस 16 एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 32 AMU। ध्यान रखना एक एटम का मास पूछा है, AMU आएगा एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछ लिया जाएगा कि कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो तुम लोग क्या बता देंगे 12 AMU। ध्यान रखना AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 into 10 to power -24 ग्राम, 1.67 10 to power -24 ग्राम। ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू होती है, इसके बारे में अपने को डिटेल में पता होना चाहिए। और एटॉमिक मास के बारे में अपने को अभी इतना मैंने बता दिया, यहाँ से क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो एटॉमिक मास यूनिट ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में काफी चीजें पता होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सबसे केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो इनके बारे में डिटेल में अपने को पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान से डेफिनेशन देख लो कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास, कि किसी भी एटम का मास किसी भी एक एटम स्टैंडर्ड मतलब किसी भी एक एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास, वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ली गई है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान से देखो, तो देखो से रिलेटिव एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ये तो AMU वो ऊपर से हो गया, इसे बोल सकते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। ध्यान रखना ये जो हेडिंग है ये होनी चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे हम लोग ब्रैकेट में देखो शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देंगे राम, कि रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर राम को डिफाइन करना होगा तो बताओ कैसे डिफाइन करेंगे, कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास रिलेटिव की बात ये तो होती है, डिवाइड में ले लो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट होगा उसका एक एटम होगा, उसका मास हम लोग लेंगे और उसे डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम, ध्यान रखना। तो देखो यहां से बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, कि मास ऑफ एन एटम मान लेते हैं m ग्राम है, और देखो 1/12 इंटू एक एटम का मास क्या हो जाएगा, हम लोगों ने ऊपर निकाला था 12 AMU आ जाएगा। और देखो ये भी एक एटम का मास क्या आएगा, सॉरी m ग्राम में नहीं आएगा, क्या आएगा AMU निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और अब देखो तो रैम क्या आ जाएगा, राम क्या आ जाएगा बताओ, कि m डायरेक्टली जो उसका मास होगा, जो एटॉमिक नंबर से जो एक उसका मास होगा वही उसका m आ जाएगा। ठीक है, m क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पूछा जाए कि मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 14 AMU। ध्यान रखना मास पूछा जाए, अब ऐसा बोल दिया जाए राम ऑफ नाइट्रोजन, तो वो क्या आएगा, देखो इसका मास कितना है 14 AMU डिवाइड बाई 1/12 इंटू क्या आ जाएगा 1 AMU, 1 AMU। तो देखो डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी 14। ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए, ध्यान रखना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे हम लोग एटम ले लेते हैं और यहाँ पे उसके हम लोग मास की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग मास की बात कर लें और साथ में, और यहाँ पे अगर हम लोग राम की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, देखो क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एटम लिया हाइड्रोजन, तो उसके लिए मास क्या है मतलब हमें पता है 1 AMU, लेकिन राम की बात करेंगे तो ये क्या आएगा 1, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की बात हम लोग कर चुके हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा
मास क्या आएगा 16 AMU, एक एटम का मास 16 AMU, और रैम क्या आ जाएगा सिर्फ 16। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोडियम, तो यहाँ पे क्या आएगा 23 AMU, और बताओ वो क्या आ जाएगा सिर्फ रैम की बात करें तो क्या आएगा सिर्फ 23। ध्यान रखना रैम क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इस बारे में अपने को पता होना चाहिए। चलो अगर इतना सब पता है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने जो इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रैम, उसकी बात हम लोग करते हैं कि रैम मोल क्या है, सॉरी मोल की बात करते हैं। मोल होता है क्या, ध्यान से सुनो, मोल की डेफिनेशन सुनते हैं फिर इसके बारे में सारे सवाल एंड और सारी चीजें करेंगे। देखो मोल क्या होता है कि मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which contains as many particles, atoms, ions, molecules as their number of atoms in 12 ग्राम कार्बन। ये बात समझ में आई क्या? चलो ये एक बेसिक डेफिनेशन है लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली देखो डेफिनेशन है चलेगा, लेकिन हम लोग समझाता हूँ उसको ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूँ जो तुम्हें याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12, ये निकल के आता है वैल्यू, आपको ध्यान रखनी है ये वैल्यू आती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन ये कितना होगा 6.023 10⁻23। और इसी वैल्यू को हम लोग अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, हम लोग ध्यान रखना एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, और इसे हम लोग शॉर्टकट में Na लिखेंगे। अवोगाड्रो नंबर को क्या लिखेंगे Na। अब बोल दिया जाए कि अगर आप ऐसा ध्यान रखो, अब यही क्या होता है 12 ग्राम ऑफ एटम, यही तो 1 मोल हो जाएगा। तब देखो 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स, Na इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब देखो एक्चुअल में कैसी ये क्या मोल की एक डेफिनेशन होगी, दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से देखो कि अगर तुम्हें कोई भी Na पार्टिकल्स दे रखे हो तो हम लोग बोलते हैं बस 1 मोल। अगर हमें कोई भी Na पार्टिकल्स दे रखे होंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे 1 मोल। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा बोल दिया है कि हमारे पास में Na मैंगोज है, Na मैंगोज है मतलब Na आम हमारे पास, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसे 1 मोल मैंगोज है हमारे पास में, क्या है 1 मोल मैंगोज। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल क्या है, 1 मोल एक नंबर है, जैसे Na 6.023 नंबर है। अगर इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज के, अगर मान लो इतने पेन है हमारे पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे हमारे पास 1 मोल पेन है। क्योंकि देखो एक्चुअल में एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान समझने की कोशिश करो कि भाई हमारे पास में जैसे अभी एटम्स, जैसे अभी देखो हम लोगों ने 1 kg डिफाइन किया, 1 ग्राम डिफाइन किया, 1 टन डिफाइन किया, ये सारी चीजें क्या डेफिनेशन है हमारी सहूलियत के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा सीन देखे चलो कि अगर सोचो अगर ग्राम होता, अगर केजी यूनिट ही नहीं होता, सिर्फ ग्राम होता, तो मान लो 50 kg का हूं तो मुझे क्या बोलना होता पड़ता है कि मैं 50,000 ग्राम का हूं। सोचो तो सिंपल सा वेट है। अगर हम लोग कोई सामान ले रहे होते, कुछ भी ले रहे होते, हमारे पास में 500 kg होता तो हमें क्या बोलना पड़ता 5 इंटू 10⁻6 ग्राम का हूं मैं। एक किलो चीनी के लिए हम लोग क्या बोलते 1000 ग्राम चीनी दे दो। 10 किलो चीनी लेनी होती तो हम लोग क्या बोलते 10,000 ग्राम चीनी दे दो। तो सहूलियत के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया केजी यूनिट को डिफाइन कर लिया। वैसे देखो एटम होता है एक पार्टिकल में, हमें पता है कि एक कोई भी चीज बनी होती है उसमें हजारों लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। तो उन सबको समझाने के मैं ऐसा बोलता कितना अच्छा, तो कितना अजीब लगता कि भाई मेरे पास में 10 इंटू 10⁻26 एटम्स है, तो उसको समझना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों ने मोल को डिफाइन किया कि अगर 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स है उसको मिला के हम लोगों ने 1 मोल बोल दिया। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो गुड। अगर ये बात समझ में आई तो ध्यान से देखो कि अब देखो मोल कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि अगर मोल कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमें पार्टिकल्स दे रखे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, या फिर इसे Na बोल सकते हैं, तो हमारे पास में मोल आ जाएंगे। ध्यान रखना ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस आज के लेक्चर में डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मोल निकालना हो तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे Na से, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो क्या कर देंगे मोल इंटू Na कर देंगे। ध्यान रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, मोल इंटू Na, जितने मोल्स होंगे उन्हें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आया क्या? चलो
अगर ये बात समझे तो फटाफट मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो, होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, पॉज करके चीज देखी होंगे। अब ध्यान से देखो, पहला सवाल की बात करते हैं। हमें निकालना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन फॉलोइंग सैंपल। अब देखो हमारे पास में क्या है, 2 मोल H2O है। अब ये क्या H2O, देखो ये समझ लो फॉर्मूला एक्चुअली में बताता क्या है, बहुत ध्यान से देखो। H2O क्या बता रहा है कि एक H2O का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम रख रहा है और एक ऑक्सीजन एटम रख रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और लेकिन जहां एक दो मोल की बात होगी तो एक मोल H2O का, H2O में H2 कितने होते, 2 मोल, 2 मोल में क्या होगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4 मोल तो इसमें हाइड्रोजन है, प्लस 2 मोल्स क्या है, ऑक्सीजन एटम। 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम। ये बात समझ में आई क्या? चलो, अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट देखो, ये 2 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, ध्यान से देखना। पहले में क्या है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं हमारे पास में, 2 मोल्स है हमारे पास, 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम है। तो इसे देखो नंबर, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na, तो देखो 2 इंटू Na। तो अब ऐसा हमारे पास में कितना हो गया, 2 Na ऑक्सीजन एटम्स हो गए। और हम लोग यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। बात समझ में आई क्या? चलो गुड। अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट देखो दूसरा, कि अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे 3 मोल ऑफ N2O3 है। अब देख लो, अगर 1 मोल ऑफ N2O3 होता, 1 मोल ऑफ N2O3 होता तो हमें पता है कि क्या देता, 2 मोल नाइट्रोजन देता, 2 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑक्सीजन देता। लेकिन हमारे पास में कितना है, इसके 3 मोल्स हैं। 3 मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल 3 मोल दे रहा, 3 मोल कितना देंगे, 9 मोल ऑक्सीजन, 9 मोल ऑक्सीजन। तो अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू Na। क्या बात समझ में आई क्या? अब ये 9 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे हमारे पास में। चलो नेक्स्ट क्या है, 4 मोल C6H12O6। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 4 मोल C6H12O6। इसकी अगर 1 मोल की बात करते हैं तो देखो 1 मोल के अंदर हमारे पास में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल क्या है, हाइड्रोजन है, एंड अगेन 6 मोल क्या है, ऑक्सीजन। ये 1 मोल में है ऐसा, ये किस में है, अभी तक ये हम लोगों ने 1 मोल में देखा, लेकिन हमारे पास 4 मोल है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो अब हमारे पास में एटम्स पूछे हमें, तो 24 इंटू Na, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, मोल इंटू Na। तो इतने हमारे पास में ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। होप सो ये सवाल आपने खुद से किया होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, पॉज करो वीडियो और सोल्व करो, फिर आंसर देखो आके। ठीक है, पहले डायरेक्टली आंसर नहीं देखना है, पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देखना है, खुद सोल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है, फिर देखना है। ठीक है, तो फाइंड द चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ Al+3 आयन। अब अगर मैं पूछूं 1 Al+3 होता, +3 का मतलब क्या हुआ होगा कि इसमें हमने लास्ट क्लास देखा था 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहे होंगे, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 13 प्रोटॉन्स हैं। तो भाई इसमें 3 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा रहे होंगे, जिनकी वजह से यहाँ पे चार्ज आया होगा। ठीक है, तो अब देखो 3 प्रोटॉन्स, अगर एक आयन होता, ऐसा बोलो 1 आयन होता तो चार्ज कितना होता, 3e। कि हमने प्रोटॉन के चार्ज को भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने E बोला था, तो 3e होता। लेकिन हमारे पास में कितने हैं, 2 मोल्स Al+3 हैं, 2 मोल्स Al+3 हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में 2 इंटू Na आयन्स होंगे, किसके आयन्स होंगे, Al+3 का। सोचो अगर एक आयन है तो इसमें कितना चार्ज है, 1.3 इंटू ई। तो देखो टोटल चार्ज क्या आएगा भाई हमारे पास में, बताओ ध्यान से देखो, टोटल चार्ज क्या आएगा, 2 इंटू Na इंटू 3e। अगर वैल्यू रख दें 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3e इंटू 3 इंटू चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ओवरऑल चार्ज आ जाएगा किस पे, टोटल चार्ज ऑफ Al+3। ये आपको बात समझ में आई क्या? और अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो देखो एग्जैक्ट ये आ जाएगा, मतलब समथिंग ऐसा कुछ, ये आंसर ये आ जाएगा।
ठीक है, कि देखो 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसे आप सोल्व कर सकते हो और जो भी आंसर आएगा ये इतना कूलम आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? टोटल चार्ज ऐसा निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल के। ठीक है, लास्ट सवाल करते हैं अपने इस लेक्चर वीडियो का। ये काफी अच्छा सवाल है, खुद वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कि देखो ऐसा दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 2 ml, ठीक है, एंड 1 ड्रॉप कंटेन्स 3.01 10⁻23 H2 molecules. Find the moles of H atom in 1 liter of water, in 1 liter of water। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई टोटल ड्रॉप्स कितनी है, फिर एक ड्रॉप में मोल्स निकाल लेंगे, फिर टोटल मोल्स आ जाएंगे। पहले वीडियो पॉज करो, फिर ध्यान से देखो। मैं ऐसा बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वॉल्यूम 1 ड्रॉप ये कितना आ जाएगा? 2 ml। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो मैं ऐसा पूछूं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 1 लीटर, या ऑलमोस्ट 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब इसे डिवाइड करते हैं अगर 2 ml से, तो मेरे पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगे, वो कितनी आई? 500 ड्रॉप्स। तो हुआ क्या कि मेरे पास में 500 ड्रॉप्स हैं, 500 ड्रॉप्स हैं किसके? H2O पानी के 500 ड्रॉप्स है। ठीक है, अब मैं एक ड्रॉप में मोल निकाल लेता हूं, फिर मेरे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो चलो ऐसा बोलते हैं, अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, ये कितने हैं? 3.01 इंटू 10⁻23। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ड्रॉप, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, ये कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है देखो हमारे पास में? हाफ। ध्यान से देखो, क्या समझ में आया अपने को? कि देखो हमारे पास में कितना मोल्स आ रहे हैं? हाफ, मतलब ऐसा बोल हाफ मोल आ रहे हैं, इसे डिवाइड करके हम लोग मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास हाफ मोल आ गए। अब हमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ड्रॉप। अब टोटल, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ड्रॉप्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में कि भाई एक ड्रॉप में 1/2 इंटू 500, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? 250 ड्रॉप्स। क्या समझ में आया? हमारे 250 मोल्स, सॉरी 250 मोल्स हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 का आंसर आ जाएगा 250 मोल्स। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगर समझ में आ गया मोल्स, अब सॉरी देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास में H2O है, ये 250 मोल्स ऑफ किसके हैं? H2O के हैं। लेकिन हमें इसे किसके मोल्स पूछे? H2 के। ध्यान रखना, इसे पूछे किसमें? कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मोल्स ऑफ हमारे पास में देखो, मोल्स ऑफ H2O कितना आया? 250। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 250, तो ये क्या हो जाएगा? 500 मोल्स। क्या हो जाएगा? 500 मोल्स। क्या बात समझ में आई क्या? चलो गुड, अगर ये समझ में आया तो अपना काम हो गया। मोल की पहली डेफिनेशन समझ में आ चुकी है और इस वीडियो का मकसद था वो खत्म हो गया, मतलब ये कंप्लीट हुआ। इतना पता तो अपना काम बन जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम हर वक्त कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करने का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन